हाँ वीडियो आ रहा है बेटा। हाँ तो देखो जरा, देखो आपने x की वैल्यू क्या रखी है यहाँ 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि x की क्या वैल्यू रखी है आपने इसमें, बताइए, जिससे पॉलिनोमियल का वैल्यू ही 0 हो गया। आपने 2 रखा ना, तो 2 इस पॉलिनोमियल का क्या है 0 है, 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है। मतलब x की जो भी वैल्यू उठाकर आप पॉलिनोमियल में रख दें और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो x की वही वैल्यू उसका क्या कहलाती है 0। और दिखाते हैं आपको, देखिए जैसे कि एक ये वाला पॉलिनोमियल ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास x प्लस 3 है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं x इज इक्वल टू 3 डाल रहा हूं, मान लो, अरे कुछ भी डाल दो भाई, आपका जो मन है वो रख दो, चलो x इज इक्वल टू 2 रख दो। अगर हमने इसमें x की जगह 2 रखा तो देखो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। क्या 0 आया? 0 तो नहीं आया। इसका मतलब जो x बराबर 2 हमने रखा है इसमें, ध्यान से चेक करिए, x इज इक्वल टू 2 रखा है तो x इज इक्वल टू 2 इसका 0 नहीं है, क्योंकि आंसर 0 नहीं आया। बात समझ में आई? अब तो इसका 0 क्या है? अगर हम x की जगह -3 रखें, कितना रखें? -3 रखिए यहां पर, x की जगह -3 रखिए, बताइए -3 प्लस 3 कितना आ गया 0। तो इसका मतलब x बराबर -3 क्या है इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब बात समझ में आई? 0 का मतलब समझ में आ गया। चलो तो ये अब समझ में आ गया, ये क्लास 9 का था, इसको छोड़ो, अभी इसको छोड़ो, अब वापस अपने क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 0 होते हैं। कितने होते हैं? 2। देयर आर 2 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, यही रीजन है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है, x² होता है। x² का मतलब कि 2 0 होंगे। पहले 0 को अल्फा से दिखाया जाता है और दूसरे 0 को बीटा से, ठीक। तो अगर हम यहां पे बोल दें सम ऑफ जीरोस, तो इसका मतलब होगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक। और अल्फा प्लस बीटा जो होता है बच्चों होता है -b/a। क्या होता है? -b/a, ठीक। मतलब कि अगर दोनों जीरोस को जोड़ दिया जाए, अल्फा बीटा को अगर जोड़ दिया जाए तो वो किसके इक्वल आता है? वो आता है माइनस, अब ध्यान देना जरा, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइडेड बाय a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसलिए फॉर्मूला ऐसा बनता है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं, -b/a। लेकिन आपको ध्यान भी रहना चाहिए कि b क्या होता है और a क्या होता है। b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x होता है, यहां से देख लो ना, पता चल जाएगा। और a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x²। बात समझ आई कि नहीं? ठीक है। अब देखिए ओके, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अब होता क्या है ये? अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। ये होता है बच्चों c/a, ठीक है। c क्या होता है बताइए? c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें x ना हो, ध्यान चेक करो, x नहीं है यहां पर, ठीक है। तो c क्या है आपका? कांस्टेंट टर्म अपॉन में a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहले ये दोनों फॉर्मूला फटाफट याद कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब इतना कर लिया। अब क्या करते हैं हम लोग? अब हम इसके 0 निकाल लेते हैं। 0 कैसे निकालते हैं उसको देखिए आप। स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट करना आता है? हाँ बताइए। आता है पर कंफ्यूज बहुत होता है इसमें। अच्छा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में? हाँ, वही बराबर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ, आप क्या करो, ये जो लास्ट वाला टर्म है, जो नंबर आपको दिखता है, इसको उठा के आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लो आगे, सही है। करो, कितना आ जाएगा? 10 इंटू एक्स 10x²। इसको लिख लो कहीं पे, सही है। अब कुछ नहीं करना है तुमको। देखो क्या करो, ये जो नंबर है आगे यहां पर मिला हुआ है, ठीक, इस नंबर को इसके प्राइम फैक्टर कर लो। फैक्टर जैसे एलसीएम निकालते थे वैसे कर लो। देखो जरा कैसे, 10 और ये 2 5 जा और 5 1 जा, ठीक। तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 5, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं, सोचो।
अभी और पता चलेगा, रुक जाओ। यहाँ पे इत्तेफाक की बात ऐसी है, हुआ ये कि 2 और 5 को अगर हम गुणा करें तो 10 मिलता है, 2 और 5 को अगर हम जोड़ें तो 7 मिलता है। लेकिन पता है हमेशा ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें 2 ही फैक्टर मिलेंगे। मतलब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास है लेट अस से 30 है, 30 है कहीं पे, तो 30 के तो बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि 2 15 टाइम्स जाएगा, फिर 3 5 टाइम जाएगा, फिर 5 ये 1। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट करने का मतलब है 2 और 3 को ले लो तो 2 3 जा 6, एक नंबर 6 बनेगा, और 3 और 5 को ले लो तो एक नंबर क्या बनेगा 15, नहीं सॉरी 2 और 3 को ले लो, 2 3 जा 6 और ये नंबर बच गया, यानी कि 6 और 5 हो सकते हैं। वो हमें चेक करना पड़ेगा, बात समझो, ठीक है। अब ये बात अभी छोड़ दो, तुम इसको छोड़ो, जब आएगा तो फिर देखेंगे। इसको देखो जरा जैसे ही हमने इसके फैक्टर किए तुरंत हमें मिल गया क्या, 2 और 5 मिल गया, जिनको जोड़ने पर क्या आता है 7 और मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 10, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर और प्लस 7x को हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 5x और प्लस 10, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा x, तो यहां पे क्या बचेगा x प्लस 2 और प्लस, अब ध्यान दो जो पहले ब्रैकेट में बचता है वही दूसरे ब्रैकेट में बचना चाहिए। तो यहां से अगर हम 5 कॉमन ले लें तो यहां क्या बचेगा x और प्लस, अब देखो यहां क्या बचेगा, वीडियो नहीं आ रही बेटा आपकी, यहां अरे पीछे कोई आवाज आता है, कोई बात नहीं, उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। हाँ तो अब बताओ यहां से 5 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2, कैसे 10 को 5 से डिवाइड कर दो, 2 ही तो बचेगा, तो बस ये। अब क्या करते हैं यहां पे एक ब्रैकेट लगाओ ऐसे करके, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म होता है पूरा, प्लस से पहले वाला फर्स्ट टर्म और प्लस हो जाए यहाँ माइनस, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये फर्स्ट टर्म होता है और ये सेकंड टर्म होता है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड टर्म में क्या कॉमन आ रहा है बताओ, x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 हमने जब कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा x बच जाएगा, और यहाँ प्लस में 5 बच जाएगा, सही है। अब इस ब्रैकेट को हम नॉर्मल ब्रैकेट में चेंज कर देंगे ऐसे, अच्छा ये नीचे वाला नहीं आ रहा है, ये नीचे वाला नहीं आ रहा है, अच्छा एक मिनट को जरा कैमरे में चेक कर लें, पता चल जाएगा अभी। आना तो चाहिए यार इसमें, ये नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा है? हाँ सर। अच्छा चलो इसको हम हटा के यहाँ लिख देते हैं, समझ गए थे ना। तो ये आ गया था क्या x प्लस 2 और x प्लस 5 आ गया था, सही है ना। हाँ। तो यही इसके फैक्टर हो गए, इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये फैक्टर हो गए, ठीक। अब करना क्या है, सुनो, ये जो फैक्टर आ गए इसको उठा के 0 के इक्वल रख दो, एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, एक बार इसको, ठीक है, रख के आपको दिखा रहे हैं। हाँ तो देखिए ये तो आप पहचानते होगे, ये तो कर ही लोगे, x प्लस 2 बराबर अगर 0 रखोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा -2, और x प्लस 5 बराबर 0 रखोगे तो ये तो आता होगा, ठीक है बच्चों। इसमें देखिए जो x का पहला वैल्यू है ये अल्फा होता है, तो अल्फा बराबर कितना आ गया -2, और जो x का दूसरा वैल्यू होता है वो क्या होता है बीटा होता है, ठीक है। तो अल्फा बीटा निकल गया आ गए, ठीक। और हमने तुमको बताया था क्या कि जीरोस क्या होते हैं, x की ऐसी वैल्यू जिनको पॉलिनोमियल में डालें तो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। अब आप ये काम अपने घर पे करके देखना, ये अगर हम -2 उठा के इसमें डाल दें, आप चेक कर लीजिएगा तो आंसर 0 आ जाएगा, चेक करिएगा। और अगर x बराबर -5 इसमें डाल दें तो आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उन सब से मतलब नहीं है, अब आपने अल्फा बीटा निकाल लिया, ठीक है। अब फाइनल स्टेप, अब कुछ नहीं करना है हमको एक बार सम ऑफ जीरोस निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस निकाल लीजिए। चलिए सम ऑफ जीरोस निकालिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालिए। अल्फा का वैल्यू कितना है बोलो -2, और प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -5। तो अच्छा ब्रैकेट में रखना हमेशा, देखो प्लस के बाद इसको ब्रैकेट में रखना, ठीक है। तो ये माइनस और देखिए प्लस माइनस माइनस, अब -7, इतना तो आपको पता होगा। बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना आया -7। अब बहुत ध्यान से जरा चेक करिएगा, ये आना किसके इक्वल चाहिए -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए इसको आपको दिमाग लगा के करना दिखाना पड़ेगा कैसे। देखिए हमने क्या किया, हमको माइनस बचा के रखना है, हमने माइनस बचाया। अब b और a, b क्या है 7, तो हमने 7 लिख दिया, और अपॉन में a क्या है आपका 1। चेक कर लो भाई -7/1 -7 ही तो होता है, ठीक। और इसके सामने अब हम क्या दिखा सकते हैं -b/a
ए, हम उनको बता देंगे। देखो माइनस ये रहा, बी का वैल्यू 7 है और ए कितना है 1, या 1 कितना है ए। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी आप आगे ये भी लिखिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख दीजिएगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वेरीफाइड हो गया। क्या वेरीफाइड हो गया बताओ? ये वेरीफाइड हो गया कि भैया अल्फा प्लस बीटा जितना था, कितना था -7, वो पक्का किसके बराबर है? माइनस बी बटे ए, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पहला वेरिफिकेशन हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा कौन सा था? क्या दिखाना था? अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपको लिखना है अपनी कॉपी में क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए होता है। तो हम एक काम करते हैं, हम निकाल के पहले चेक करेंगे। अल्फा कितना था आपका? -2, और बीटा कितना था? -5। तो -2 इंटू -5 कितना हो जाएगा? बोलिए 10 + 10, सही है ना? हाँ भाई, माइनस माइनस प्लस होगा ना, ये तो कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो बच्चों, ये आना किसके इक्वल चाहिए? ये आना चाहिए c अपॉन ए के इक्वल। अब c कितना है आपका? 10 अपॉन में a का वैल्यू कितना है? 1। तो ये आ गया किसके? c अपॉन ए के इक्वल। 10 अपॉन 1 10 ही तो होता है। तो हमने निकाला क्या था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और आ किसके इक्वल गया? c अपॉन ए के इक्वल। तो वेरीफाई हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, आगे मैंने लिखा नहीं, आगे आपको लिखना है। क्या लिखना है एग्जाम में? हाँ, तो ऐसे करके करेंगे। कोई डाउट है बताइए? इसको हम हटा के दूसरा आपको बताएं इसमें, कि आप इसको नोट करोगे, क्या करना चाहते हो? नहीं सर, इसमें हमको अल्फा बीटा गामा का भी है ना? अल्फा बीटा गामा वाला बेटा इस साल नहीं आएगा, परेशान ना हो, छोड़ दो ना, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और ये एक्सरसाइज 1.4, हाँ इसमें सर एक बार उसका एक हाँ बताओ। उसका एक बार 7th वाला? हाँ सर। ओके, बताते हैं, 1 सेकेंड वेट करिए जरा। सब क्वेश्चन वगैरह सब खोल लें हम, क्योंकि सब डिजिटली रहता है हमारे पास सिस्टम सारा। हटा दें इसको, कोई इसमें कोई समस्या? और देखिए, अभी हम सबको गूगल मीट पे लेंगे, 1-1 2-2 क्लास सबकी करके। आप लोग बेटा लिंक पहले, अगर चैप्टर का नहीं आता है, मेहनत करके रात में बैठ के देखो। और अगर वाईफाई लगा है कि नहीं लगा है घर में? है सर। हाँ, अगर वाईफाई लगा है तो आप उसका यूज़ करिए, थोड़ा मेहनत कर लीजिए, आप बात समझिए, है ना? वीडियो में हमने ऐसी ऐसी बातें बताई कि आपको मज़ा आ जाएगा, आप करिए तो। और जो डाउट हो, इसीलिए तो हमने बच्चों को जोड़ा हुआ है कि बच्चे, भाई सारों को तो हम नहीं बता सकते हैं, अब 50 या 100 बच्चे जो भी होंगे उनको जोड़ लेंगे, जो जुड़ना चाहते होंगे। ठीक, अभी तक तो बेटा ज़्यादा हुए नहीं, लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं अभी, वो सोच रहे हैं कुछ भी, उनके दिमाग में उल्टा सीधा बातें चल रहा है। नहीं सर, आप पे भरोसा है। ठीक है, तो बच्चे जो हमारे साथ जुड़े तो हम उनको बोर्ड तक बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करा दें। मैं ये चाहता हूँ भाई, अब मान लो 50 बच्चा सीरियस है, सीरियस जो कैंडिडेट है हमारे, अब YouTube से कोई लिंक नहीं मिल रहा है, सर कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, हमसे डायरेक्ट पूछ लो आके यहाँ सामने, हम बता देंगे बेटा कौन सा पढ़ना है, इसके बाद एग्जाम्पलर करना है, फिर ये करना है, फिर पेपर करवा देंगे, खत्म कहानी। डाउट पूछ लो, सब अच्छे से पढ़ डालो, टेस्ट दे दो, कॉपी चेक करवा लो यहाँ से। ठीक है सर, कॉपी में क्या टेस्ट पेपर की कॉपी चेक करते हैं? हाँ करेंगे, प्रिंटर से निकाल के कॉपी चेक करेंगे, जैसे बोर्ड में चेक होती है। ठीक है, और फिर आपको भेजेंगे, फिर आके बताएंगे कि गलती क्या कर रहे हो, क्यों, कहाँ मार्क्स कटेंगे, ये सब बातें होंगी। ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, ये आप ध्यान रखिए। और अगर दिख रहा है तो आपको चेक करना है कि कहीं ये कट तो नहीं रहा है, तो ध्यान से चेक करो। 2 की पावर 5 इंटू 7 टू द इंटू 5 टू द पावर 7 है, और इंटू, अब देखो ये 7 की पावर कितनी है? 5, तो 7 की पावर 5 का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 होता है 5 बार, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो ये कहीं कट तो नहीं रहा है 7 से, देखते हैं जरा, कटेगा? 7 बन जा 7, ओके, और ये 5 इधर जाएगा, नहीं कट रहा है ना, छोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये हट नहीं पा रहा, अगर ये 7 हट जाता कट के, तब ये कैसा हो जाता? टर्मिनेटिंग। मतलब अगर हमको डिनोमिनेटर में नीचे 2 और 5 की पावर में कुछ दिखे, मतलब 2 और 5 ही दिखे केवल, तो वो टर्मिनेटिंग होता है। जैसे कि देखो जरा, जैसे कि मान लो 7 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4, तो ये कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर यहां पे क्या आ जाता? 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू
यहाँ पे मान लो आ जाता 11 की पावर 3, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, हाँ। तो ये कैसा बताइए? नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ सर। कोई डाउट है? हाँ एक आखिरी हाँ पूछो, फिर एक और लिंक आ रहा है उसको उनको बताते हैं। सर वो रैशनल का जो 6 प्लस, जैसे हमको √2 + √3 दिया है, हाँ उसको भी रैशनल प्रूव करना तो कैसे करेंगे? √2 + √3 को ना, हाँ, तो पहले इसको रेशनल मान लो। इसको क्या मान लोगे? पहले रैशनल मान लो। अगर ये रैशनल है तो रैशनल का फॉर्म क्या होता है? p/q, तो ये p/q के इक्वल हो गया। सही है, लेट कर लिया कि ये क्या है? रैशनल है, इसलिए p/q के फॉर्म में लिखेंगे। हाँ हाँ, √3 भी है। √2 + √3, हाँ ये ऐसे। हाँ, अच्छा, फिर क्या करेंगे? आप इसको इधर भेज दीजिए, तो ये √2 = अब देखो इसमें यार एक काम कर लो, पता है क्या, तुमको हम बेस्ट मेथड बताते हैं। √2 + √3 को r अज्यूम कर लो, r या कुछ भी अज्यूम कर दो, और बता दो क्या कि वेयर r इज व्हाट? r इज अ रैशनल नंबर। ऐसे बोल दो उनको, r क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, अब क्या करो? r और इसको राइट में ले जाओ, तो r -√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, लेफ्ट में भी स्क्वायर करो और राइट में भी स्क्वायर करो। ठीक है, आप देखो जरा, √2 का स्क्वायर 2 होता है, यहाँ a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, a² यानी कि r का स्क्वायर + b², √3 का स्क्वायर 3 और -2 × a × b यानी कि 2r × √3, तो 2√3r हो जाएगा। ठीक है, ओके, कोई डाउट है बताइए? अब क्या करो? इन सबको इधर भेज दो। बात समझो, देखो 2 - r² और -3, ये दोनों इधर आ जाएंगे, ये दोनों नेगेटिव हो गए, और बराबर में क्या आ गया? -2√3r। कोई दिक्कत है? अब बोथ साइड ध्यान से सुनो जरा बच्चों, आप इसको क्या लिख सकते हैं? -2r√3 भी लिख सकते हैं इसको, कि नहीं लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं। अब डिवाइड कर दो किससे? -2r से बोथ साइड, तो -2r से राइट में डिवाइड किया और -2r से लेफ्ट में डिवाइड किया, तो ये -2r से -2r कट गया। अब क्या आ गया बताओ? √3 किसके बराबर आ गया? √3 किसके बराबर आ गया? ये आ गया 2 - r² -3 - 2r। अब एक बात बताओ, ध्यान से चेक करो, ये पूरा तो रैशनल है, ये पूरा क्या है? रैशनल है, लेकिन ये क्या है? इरेशनल है। तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। ये पूरा रैशनल कैसे हो गया? क्योंकि भैया अगर r रैशनल था तो r का स्क्वायर भी रैशनल होगा, तो 2 - r² भी रैशनल होगा, तो 2 - r² -3 भी रैशनल होगा। उसको अगर -2r से डिवाइड लगाओगे तब भी रैशनल होगा, क्योंकि रैशनल को रैशनल से डिवाइड लगाएगा रैशनल, तो राइट हैंड साइड रैशनल, लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हमने जो सोचा था वो क्या था? गलत था। बात समझ में आई कि नहीं बताइए? हाँ सर। तो बस p/q हाँ लिख सकते हैं, और p/q करोगे बच्चे तो घुमा देगा वो तुम्हें, समझ रहे हो? हाँ, तो लेकिन तुमको एग्जाम में बताना पड़ेगा वेयर r इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब बताओ, अब दूसरे बच्चे को करें हम? हाँ सर। चलो ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। चलो पढ़ो फिर और बात करते हैं हम फिर आगे। ओके, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों पार्ट 1 में बोल रहा है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन इक्वल मोलर कॉन्सेंट्रेशन गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो बच्चों इसमें क्या डाउट आ रहा है? देखिए, सोडियम कार्बोनेट है आपके पास, है ना? तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे बनाओगे बताओ? सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट बेटा आता है बनाना फॉर्मूला? हाँ, कैसे बनेगा? Na+ और CO3 2-। ओके, ये 2 इधर भेज दीजिए, 1 इधर, तो ये हो जाएगा Na2 और CO3 होल 1, और 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा? Na2CO3। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट बच्चों रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? इनका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, है ना? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, HCl कैसे बनेगा? H+Cl-। ठीक है, अब प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है? गिव सोडियम क्लोराइड। ओके, अच्छा, ये जो बच्चों इसने बोला है कि इक्वल मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ओके, इक्वल मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये होता है, पहले मैं रिएक्शन लिख दूं फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो इक्वल मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है, देखिए मिल क्या क्या रहा है आपको? मिल रहा है सोडियम क्लोराइड
और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl मिल रहा है और NaHCO3 मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही चीज है। ठीक है, कोई डाउट है बताइए इसमें? फॉर्मूला बनाना आता है NaCl का, कर लोगे? हेलो? यस सर। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला बना लोगे? यस सर। बताऊं? सर आता है। आता है। तो देखो इसमें बेटा आप जो इक्विमोलर बोल रहे हैं ना, इसका मतलब समझिए बच्चों, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है पहले ये समझो। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे जो नंबर लिखा रहेगा ना बेटा, जैसे Na2CO3 के सामने यहां पे जो नंबर लिखा रहेगा, अब यहां पे तो कुछ, जैसे हम आपको एक रिएक्शन दिखाते हैं, H2 + O2 गिव्स व्हाट? H2O। ठीक है, ये एक रिएक्शन है। अब इसको अगर हम बैलेंस करें तो कैसे करते थे, यहाँ पे 2 से और यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। ठीक है, तो ये जो नंबर आप लिखते हो उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यस, और ये बच्चों मोल्स को बताता है, नंबर ऑफ मोल्स को बताता है। तो इसको आप क्या पढ़ोगे बताओ? इसको आप पढ़ोगे कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद, अब देखो O2 के आगे कोई नंबर नहीं तो 1 अज्यूम कर लीजिए, 1। तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ वाटर, ये होगा। ठीक है, अब इन्होंने इक्विमोलर बोला है बेटा। इक्विमोलर मतलब जितने मोल इसके होंगे उतने ही मोल्स इसके होंगे। तो सोडियम कार्बोनेट के कितने मोल होंगे बताइए? चेक करिए, इसके आगे 1 आ रहा है तो इसके आगे भी तो 1 है, तो अब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, इक्विमोलर हैं दोनों। अब बताइए इसमें आपको क्या डाउट आ रहा है? सर जब सोडियम कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन होता है, मतलब मेटल कार्बोनेट कोई भी, तो लेकिन इसमें हाँ, ठीक, बहुत बढ़िया। सुनो बेटा, देखो एक बात बताते हैं, ये मेरे साथ बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते रहते हैं। एक्चुअल में जब हमारी बुक्स लिखी जाती हैं, है ना, तो लैब में बेटा, लैब में पहले प्रैक्टिकल होता है। ओके, तो हमेशा ऐसा नहीं होता है, जैसे मैंने किसी वीडियो में बता दिया कि जब भी कार्बोनेट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, तो जब हम हीट करते हैं ना कार्बोनेट्स को, जब हम हीट करते हैं तो CO2 निकलता है। बताओ हीट कहां पे किया? कहीं हीट नहीं किया, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये जो रिएक्शन लिखी है ना, ये हमने अपने मन से नहीं लिखी है, आप अपने मन से नहीं लिख सकते हो, ये लैब में बेटा प्रैक्टिकल होगा। और जब लैब में प्रैक्टिकल होगा, जो प्रोडक्ट मिलेंगे वही बुक में लिखे जाते हैं और फिर वही स्टूडेंट्स को बताए जाते हैं। ओके, तो हर बार रूल फॉलो नहीं होता है, ये ध्यान दीजिए। दूसरी बात हम आपको बताते हैं, यहां पे ये एसिड है, ध्यान से चेक करो बच्चों, ये एसिड है। ठीक, और मेटल का कार्बोनेट क्या होता है बताओ? मेटल के कार्बोनेट्स का नेचर बच्चों बेसिक होता है, हमने क्लास में आपको बताया है। मेटल के कार्बोनेट्स बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ध्यान से चेक करो, बेस रिएक्ट कर रहा है एक तरीके से किससे? एसिड के साथ। तो जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है बताइए? सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। लेकिन देखो वाटर नहीं बनाना, तो हर बार आपके जो है वो बातें सच नहीं होंगी, क्योंकि हमने जो लैब में देखा है, बच्चों परफॉर्म किया है, वही तो हम बुक में प्रिंट करेंगे ना। अब बताइए क्या डाउट है बेटा? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। ये वाला डाउट। ओके, नेक्स्ट। फेरस सल्फेट का बेटा फॉर्मूला बनाना आता है? यस सर। हाँ, Fe फेरस है, 2 आयंस होते हैं, ये होता है फेरस और ये होता है आपका फेरिक, फेरस फेरिक। ओके, तो फेरस सल्फेट, ठीक, ये 2 इधर जाएगा, 2 इधर, तो ये आ जाएगा FeSO4 फेरस सल्फेट। ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? डिकम्पोज कर रहा है। ओके, डिकम्पोज हो रहा है, ये कोई बात नहीं है। ठीक है, देखो बेटा डिकम्पोज कैसे होगा मैं आपको बता दूं। हमें यहां पर ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, फेरस सल्फेट एक्चुअल में ये सॉलिड होता है। क्या होता है ये? हाँ, सॉलिड होता है। ठीक है, तो इसका ये जो बॉन्ड है बेटा ना, ये आयनिक बॉन्ड है। देखो ये आपका ये आयन है, कैटायन है, मतलब पॉजिटिव आयन है, और ये नेगेटिव आयन है। इसके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मींस जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, ठीक है, तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मींस चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बहुत स्ट्रांग होता है बेटा, इसीलिए ये सॉलिड हो जाता है। ये आयनिक कंपाउंड है। अब ये सॉलिड हो गया, अब इसको ब्रेक करने के लिए, मतलब इसको वापस से ब्रेक करने का मतलब है कि इसको करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज करने के लिए हमें हीट देना पड़ता है स्टूडेंट्स। हीट अगर आप दोगे इसको तभी ये डिकम्पोज होगा, यानी कि करस्पॉन्डिंग जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहां पर मिलता क्या क्या है? यहां पर मिलता है हमको, देखो इन्होंने हमको एक हिंट दे दिया बेटा कि जो स्मेल आता है गैस का वो कैसा आता है बताओ? सल्फर जैसा आता है। तो सल्फर जैसा स्मेल किस में होगा बताओ? सल्फर डाइऑक्साइड में होगा कि नहीं होगा? और सल्फर ट्राइऑक्साइड में भी होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है,
सल्फर डाइऑक्साइड में बहुत ज़्यादा सल्फर का स्मेल होता है, तो एक तो बनेगा यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और एक बनेगा आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों ही गैसेस आपकी बनेंगी, और साथ में यहाँ पर जो आयरन है आपका वो अपना ऑक्साइड दे देगा Fe2O3, ठीक है। अब इसमें डाउट क्या आ रहा है बेटा ये बताओ, क्योंकि आप ये सोच रहे हो सर प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, यही प्रॉब्लम है। नहीं सर आपने बोला था कि SO2 और SO3 दोनों मिलाकर बर्निंग सल्फर का स्मेल देते हैं। हाँ, तो हमारे स्कूल में बताया कि बस SO2 एक है जिससे बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ना उसमें भी कैरेक्टरिस्टिक होता है सल्फर का, और आपसे बेटा वहां पे कोई ये नहीं पूछेगा कि स्मेल किसका कौन सा है ना, तो उसके लिए परेशान नहीं हुए, आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर एग्जाम्पल नहीं दूंगा कि SO2 और SO3 मिलाकर नहीं, इसमें बेटा कुछ लिखना ही नहीं ना, आप क्वेश्चन पढ़िए, एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। देखिए क्वेश्चन उन्होंने सिर्फ आपसे ये पूछा है, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एंड आइडेंटिफाई द बेटा टाइप ऑफ द रिएक्शन ओनली। तो टाइप ऑफ द रिएक्शन बेटा ये कौन सी रिएक्शन है, डीकंपोजिशन है, थर्मल डीकंपोजिशन है, ठीक है। आपसे वो उसने कभी ये नहीं पूछा, देखो एक बात बता दूं, कभी वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन से गैस का स्मेल आ रहा है, आप ध्यान से चेक कर लीजिए, वो आपको हिंट दे देगा कि बर्निंग सल्फर का स्मेल आ रहा है, तो बस आपको गैसेस पहचाननी होंगी। और जब उसने नाम पूछे भी आगे के चैप्टर में, आप देखिएगा मेरे वीडियोस, उसने पूछे तो मैंने वहां सब क्लियरिफाई किया, कोई डाउट हो तो मेरे से आगे पूछ लेना। और आपको बता दूं बेटा दोनों का जो मिक्सचर होगा ना, देखो ये थोड़ा सा कम स्मेल करता है, इसका स्मेल ना इतना तेज नहीं होगा। अगर अभी हम सल्फर ट्राइऑक्साइड छोड़ दें यहाँ पे आसपास, आपके आसपास, इतना बहुत तीखा नहीं होता है, बहुत शार्प नहीं होता, लेकिन ये बहुत शार्प होता है, इसलिए ये डोमिनेट करता है इसके स्मेल को, ठीक है। और कोई डाउट तो बेटा और पूछ लो सर। एक मिनट सर। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 44 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 44 में डाउट है, ओके। ये सीरीज आपने देखी होगी, उसमें आपका जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से नीचे आता है ना, हाँ सर। देखा है कि नहीं देखा है? हाँ सर देखा है। तो हाँ, तो जब आप यहाँ टॉप टू बॉटम चलोगे तो ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, नीचे वाले ऊपर वाले से कम रिएक्टिव होते हैं। तो कॉपर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव तो है नहीं बेटा, तो कॉपर और HCl की रिएक्शन बताओ कैसे होगी। कॉपर ये हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, मतलब अगर आप इसमें HCl का सॉल्यूशन डालोगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये HCl के सॉल्यूशन में बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, तो ये कॉपर इन HCl के मॉलिक्यूल्स में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस ही नहीं कर पाता है, बिकॉज कॉपर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन व्हाट, हाइड्रोजन। दैट्स व्हाई कॉपर HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। इसका मतलब कॉपर HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, यानी कि HCl को आप इसमें रख सकते हो। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब बेटा एक बार वीडियो भी अच्छे से देखना क्या बताया, उसमें सब रिएक्शन भी लिख के दिखाई है, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद बेटा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आ जाइए। अभी कॉपर के कंटेनर को सिलेक्ट किया है तो इसको आप रख सकते हो, HCl को टिक लगा दिया मैंने इस पर। फिर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को हम लोग रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, ये जो बेटा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर लेता है किसके साथ, कॉपर के साथ, ओके। सुनो, ये नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ही बच्चों डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इसमें आप डालोगे कंटेनर में, ठीक है, ये कॉपर को ऑक्सीडाइज करा देगा बच्चों। कॉपर को ऑक्सीडाइज कराने का मतलब समझो, कॉपर को ऑक्सीडाइज कराने का मतलब है कि कॉपर का कोई ऑक्साइड बनाने लगेगा। अब कॉपर का ऑक्साइड कैसे बनेगा सोचो, ये कॉपर का कंटेनर है, कॉपर का जो कंटेनर है यहीं से तो कॉपर निकल के आएगा, निकल के। भाई एक बात बताओ, कॉपर का कंटेनर बना किससे, कॉपर के एटम से। कॉपर का कंटेनर कॉपर के एटम से बना है, और ये जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है ये रिएक्ट कर जाता है कॉपर के साथ, मतलब ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और कॉपर को ये ऑक्सीडाइज कर देता है। मतलब कि कॉपर को ऑक्सीडाइज करने का ये मतलब है कि कॉपर का, देखो बच्चों बात समझो, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा बढ़ा देगा। अभी ये 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट और ये +2 में ले जाएगा इसको, 0 से +2 में ले जाएगा। +2 में कैसे ले जाएगा, ये कॉपर HNO3 के प्रेजेंस में अपने इलेक्ट्रॉन बेटा लूज करने लगेगा। ये सब बातें आपको एग्जाम में लिखनी नहीं, बस मैं आपको समझा रहा हूं। देखो ये ऐसा हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने लगेगा कॉपर और आयन में चेंज हो जाएगा, आयन में चेंज होकर यहाँ सॉल्यूशन में चला जाएगा अंदर। तो इसी को हम बोलते हैं कि नाइट्रिक एसिड ने कॉपर को क्या करा दिया, ऑक्सीडाइज करा दिया। मतलब कॉपर पहले अपने एटॉमिक फॉर्म में था, जब कॉपर अपने एटॉमिक फॉर्म में था तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 0 था।
जब भी कोई भी मेटल अपने मतलब क्या कहते हैं एटॉमिक फॉर्म में रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0 होता है, ठीक। लेकिन जब उसको कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आके बच्चों ऑक्सीडाइज करता है तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ जाता है, मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन या तो गेन कर लेगा कहीं से इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर देगा। अगर गेन करेगा तो नेगेटिव आ जाएगा और लूज करेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहां कॉपर के एटम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। क्यों कर दिया, किसने करवाया, इसने करवाया। इसने इसको मजबूर कर दिया कि वो कॉपर आयन में चेंज हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे। तो इस तरीके से कॉपर का एटम ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब कॉपर रिएक्ट कर गया कि नहीं करा, बताओ। कॉपर अब एटॉमिक फॉर्म में रहा ही कहां, वो तो आयन के फॉर्म में बनता चला जाएगा और सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे कंटेनर बेटा खराब होता चला जाएगा। कंटेनर के जो कॉपर के एटम है वो निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे, कॉपर के कंटेनर में छेद हो जाएगा, छोटे छोटे पोर्स हो जाएंगे। सर एक डाउट है। हाँ पूछो। सर कॉपर तो H को रिप्लेस नहीं कर सकता है क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है। हाँ कोई बात नहीं, हम ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि इसने H को यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, नहीं, इसने H को डिस्प्लेस नहीं किया है, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन ये पूरा जो मॉलिक्यूल है, ये पूरा जो नाइट्रिक एसिड है, ये इसको ऑक्सीडाइज करा देता है कॉपर के एटम को। यहाँ पे कॉपर के एटम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं किया, लेकिन ये पूरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज करा देता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करा देता है, ठीक है। यानी कि कॉपर अब एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहेगा, कॉपर अब आयनिक फॉर्म में रहेगा। और पता है एक बात बताऊं, ये कॉपर के आयन कहां रहेंगे, ये भी सुन लीजिए। जब आपने ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला है, ठीक है, तो ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो आपने यहाँ पे डाला हुआ है, तो इसमें वाटर भी मौजूद है बेटा, क्योंकि एक्वस होता है ये डाइल्यूट, आपने डाइल्यूट किया होगा पानी मिला के, ठीक है। तो यहाँ जो वाटर मौजूद है, ये आयंस निकल के जाएंगे यहाँ कंटेनर, मतलब ये जो कंटेनर से एटम निकलेंगे वो आयनिक फॉर्म में चेंज होंगे, अपने आयन बनाएंगे और यहाँ सॉल्यूशन में अंदर घूमते रहेंगे, ठीक है। और भी बेटा देखो बहुत कुछ होता है, ये आप क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब वहां तो करंट भी फ्लो होता है, ऐसे तो मैं बताने लगूंगा तो बहुत डिटेल हो जाएगा। आप अपना डाउट अकॉर्डिंग टू क्लास 10 पूछ लीजिए, और सेटिस्फाई ना हो तो बताइए, हम बताते हैं और फिर आपको। तो मेन थिंग इज व्हाट कि नाइट्रिक एसिड ने ऑक्सीडाइज करा दिया किसको, कॉपर के एटम्स को। अब ये कॉपर के एटम्स आए कहां से, कंटेनर से आए, मतलब जो कंटेनर था हमारा उसके वॉल से आए। अब उसकी वॉल जो है, कंटेनर की जो दीवार है बेटा खराब होने लगेगी धीरे धीरे, क्योंकि एटम सब आयंस में चेंज हो जा रहे हैं, वहां छेद होने लगेंगे, पोर्स होने लगेंगे और आपका सॉल्यूशन लीक हो जाएगा। हाँ और बताइए इसका नेक्स्ट पार्ट। बस एक लास्ट डाउट था, वो सेकंड चैप्टर से था। ओके सर जब हम H प्लस H2 होता है। एक सेकंड बेटा रुक जाओ, जरा इसको हटा दे, ठीक है। सर जब हम बोलते हैं कि H प्लस जो होता है वो एक्चुअली H3O प्लस होता है, क्योंकि वो H प्लस प्लस H2 होता है। हाँ तो सर OH माइनस को 2 नहीं बोलते ऐसे कि वो हाँ सुनो बताता हूँ, सुनो बेटा। देखो जैसे कि ये H2 है आपका, ठीक है, वाटर। हमने आपको बताया होगा क्लास में, आपने देखा होगा, अगर आपने क्लास करी होगी मेरी पूरी बेटा, क्लास अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर कर लिया करिए, जो लिंक दिए रहते हैं नीचे। हाँ सर। क्लास नहीं देखी शायद आप, स्टार्ट ही अभी किया। हाँ तो आप उसको कर लीजिएगा, और बहुत बेटा उसमें टाइम लगेगा। जैसे मान लीजिए 21 आवर्स का हुआ है क्लास, ठीक है, तो बेटा वो बैठ के आपको करना है। आप चाहे रात में टाइम दो, चाहे दिन में, आप जैसे भी आप मैनेज करके उसे आप जब कंप्लीट नहीं करोगे आपको फील नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने सारे लेक्चर्स देख लिए। तो कैसे करना है पहले मैं आपको बता दूं, अभी मैं बच्चों को ज्वाइन करके एक बार फिर से बता दूंगा। देखो बेटा, जैसे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन करी, ठीक, तो करना कहाँ से, जो लेटेस्ट वीडियो आ रहा होगा, चाहे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरा देख लो, कुछ भी देख लो, जो लेटेस्ट वीडियो आ रहा है उसका जो पिन्ड कमेंट होता है उसको आप चेक करो। जो पिन कमेंट होता है उस पर रीड मोर पे क्लिक करोगे, पूरा सिलेबस खुल जाएगा। आप जो ऊपर लिंक आएगा उस पर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पे आपने क्लिक किया तो पहले क्लास चलेगी, जब पढ़ाया गया बेसिक से चल गई क्लास। वो पढ़ने के बाद तुरंत उसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है। इसमें बेटा टाइम लगेगा, ये आप मिला के चल लो कि कितने घंटे की क्लास होगी। टोटल 30 to 32 आवर्स का क्लास होगा, सोच लो तुम अब एक चैप्टर का, अगर हम क्लास भी करें और एग्जाम्पलर भी करें। और फिर आके हमसे आप डाउट पूछिए जैसे आप पूछ रहे हो, ठीक है। ओके, तो H2O जो होता है बेटा वो हमने आपको बताया था क्या, किसमें, H प्लस और OH माइनस में ये ऐसा चेंज हो जाता है, यही है, ठीक है। और अगर आप इस H प्लस को कहीं और से भी लेना चाहते हो तो सॉरी अगर आप इस H प्लस को कहीं और से भी लाना चाहते हो, मतलब जैसे आप सोच रहे हो, मैं समझ रहा हूँ आप क्या सोच रहे हो, आप सोच रहे हो HCl एक्वस है, ठीक है, तो ये आपको क्या देता था, H प्लस और Cl माइनस, यही बात है। अब ये जो H प्लस आयन था हाइड्रोजन आयन,
हमने बोला था कि ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है? ये अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। तो बात समझो जरा, देखो होता क्या है बेटा, बात समझो। होता ये है कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है, देखिए ये हाइड्रोजन है, ठीक। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है, 1 न्यूट्रॉन होता है, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं होता है इसमें, ओनली 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन का एटम है, ठीक। अब क्या होता है कि यहाँ से जब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो H पे पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। और जरा ध्यान से बेटा चेक करना, वाटर का हम आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं। वाटर का स्ट्रक्चर कैसे होता है देखिएगा जरा, अभी आप क्लास करोगे सब पता चलेगा आपको। ये देखिए, ये H2O का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे O का एटम होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये जो एंगल होता है बेटा ये 105 डिग्री के आसपास होता है। ये ऐसा होता है वाटर का मॉलिक्यूल, माइक्रोस्कोप से देखोगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाई पड़ेंगे, वो आप MSc में देखोगे, उसको छोड़ो। तो होता क्या है बेटा, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठे रहते हैं ऐसे। अब ये H+ आता है, इसके पास बेचारे के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और आपको पता है कि बेटा हाइड्रोजन एटम अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। ड्यूप्लेट इतना तो पढ़ा होगा आपने, ठीक। तो इसका बेचारे का ये इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। अब इसके आउटर मोस्ट में तो कोई इलेक्ट्रॉन रहा नहीं, तो ये क्या बोलता है कि भाई बस मेरे पास तो एक प्रोटॉन बचा हुआ है। अब इसीलिए तो हम H+ को प्रोटॉन भी बोलते हैं, H+ को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। अब ये आता है ना, इससे रिक्वेस्ट करता है वाटर से। क्या रिक्वेस्ट करता है? वाटर से ये रिक्वेस्ट करता है कि वाटर आप मुझे ये वाला लोन पेयर दे दीजिए शेयर करने के लिए, थोड़ी देर के लिए पूरा लोन पेयर शेयर करा दो। 1 लोन पेयर ओनली 1 लोन पेयर इसलिए बेटा बिकॉज याद रखिए एक सिंगल बॉन्ड बनेगा और सिंगल बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा। जैसे ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या, ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ध्यान चेक करो बेटा, तो ये हो जाएगा, देखो कैसा, ये वाला H हमने यहाँ दिखा दिया और ये वाला H हमने यहाँ दिखा दिया, और ये वाला जो H आया है ये यहाँ पे ऐसे जुड़ गया और ये पॉजिटिव साइन आ गया ऑक्सीजन सेंटर पे ऐसे, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी हम लगाएंगे। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये प्लस पूरा इस पे आ जाएगा। अब ये क्या बन गया बताओ, ये बन गया आपका H3O+। ऐसा करने से क्या फायदा है, ध्यान से चेक करो। H+ को बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए होंगे यहाँ पे बॉन्ड में और ये स्टेबल हो गया होगा, इसीलिए तो ये वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर जाके बैठता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। हाँ, अब दूसरा क्या क्वेश्चन था कि OH- क्यों नहीं बैठता है? अच्छा, ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए जाता है, ठीक है। तो OH-, ओके। तो सर एक्चुअली वो थोड़ा ज्यादा साइड में शिफ्ट हो गया, कैमरा में नहीं आ रहा है। अच्छा, कैमरे में नहीं आ रहा है बेटा, ये आपका मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है क्या शायद, क्योंकि अभी हमने क्लास ली है। देखते हैं जरा अपने कैमरे में, आ तो रहा है पूरा। चलो कोई बात नहीं, हम इधर लिख देते हैं, कोई बात नहीं। देखो आया, अब आ गया। मैंने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर ठीक है ना। ओके, तो देखो बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का ध्यान से चेक करना। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6। ओके, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अगर इसको बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से तो ये स्टेबल हो जाएगा, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा कुछ तो पढ़ा होगा आपने। अब देखो जरा, पता है क्या होता है? ये वाटर का मॉलिक्यूल है, सही है। अब क्या होता है कि वाटर का मॉलिक्यूल है तो ये ऐसे ब्रेक होता है। ध्यान से, ये वाला जो बॉन्ड है ये ऐसे ब्रेक होता है इस डायरेक्शन में। देखो ये बात बता रहे हैं, बॉन्ड जब ब्रेक होता है ना किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में बॉन्ड बेटा ब्रेक होगा उस पे माइनस आ जाएगा और इस पे प्लस छूट जाएगा। तो क्या बचेगा बताओ? OH पे क्या आ जाएगा? मतलब ये जो स्पीशी है इधर वाली, इस पे माइनस और इस पे प्लस हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जिधर बॉन्ड टूटता है उधर माइनस और जिधर से टूटता है उधर पॉजिटिव। इधर पॉजिटिव छूट जाएगा, इधर नेगेटिव। ठीक है। अब सुनो, एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? 2। मैंने बोला था ना। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया बेटा, देखो ये ना क्लास 10th की चीज़ नहीं, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो। सुनो, तो ये वाले बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों कहाँ शिफ्ट हो गए होंगे? ऑक्सीजन पे।
ठीक है। तो अब एक बात बताओ बेटा, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए होंगे तो चेक करना जरा, अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और ये वह बॉन्ड के भी इसने शेयर किया, हाइड्रोजन के भी। देखो ये जो बॉन्ड बना है इसमें से एक तो ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का है, तो 1 2 3 4 5 6 और 2 इस बॉन्ड से आए हैं, तो 8 हो गए टोटल। फिर से ध्यान से चेक करो, 1 2 3 4 5 6 और 2 यहां से आए हैं, 7 8। तो OH माइनस बेटा स्टेबल हो गया है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और H प्लस का बेचारे का ड्यूप्लेट नहीं कंप्लीट था, इसलिए वो जाके रिक्वेस्ट करता है वाटर के मॉलिक्यूल से कि भैया मुझे जोड़ लो और मुझे ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करा दो, और वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। वो आप क्लास 11th में और डिटेल में पढ़ेंगे। और बताइए क्या डाउट है, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, हो गया क्लियर, सारे डाउट्स क्लियर हो। ओके, तो अब करना क्या है, सुनो, अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करो कि सर मेरे को ये कहाँ से पढ़ना है। ओके ओके सर, मैं आपको लिंक दूंगा, पहले क्लास करनी है पूरी जम के, पूरी क्लास करिए। क्लास करते करते अगर वैसे तो कोई डाउट आना नहीं चाहिए, अगर आता है तो आप उसको नोट कर लो। क्लास करके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्लास करिए, फिर आप डाउट लेके मेरे पास आ जाइए सारे। अगर बीच में भी आते हैं तो कोई इशू नहीं है। और एक काम और भी कर सकते हो बेटा, कि अगर जैसे कोई छोटे मोटे डाउट हो, है ना, तो आप व्हाट्सएप पे पर्सनली जो नंबर आपको दिया आप सीधे वहाँ पे बेटा मैसेज कर दो, है ना, हम आपको वहीं पे जवाब दे देंगे। जो बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सामने सामने आके आपको जवाब दे देंगे। ओके सर। ओके, और अभी तो अब काफ़ी टाइम हो रहा है, 1-2 दिन में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा मॉर्निंग में सबको जोड़ते हैं जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, 4-5 बच्चे, और स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कैसे फिनिश करना है एज सून एज सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोग अभी ठीक से आप लोगों को पता नहीं कहाँ से क्या करना है ना। तो करते हैं फिर, और देखते हैं कि पेपर वगैरह सॉल्व में यहाँ पे रात में करा के लिंक वगैरह आपको दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हो। देखते हैं कैसे करना है, तो इसको कवर करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन तक। ओके चलो फिर ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट। ओके बाय। बाय सर। ओके।